लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए पे मेरा शो जिसका नाम है क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। ये एक ऐसा शो है जिसकी जो है रोज एपिसोड्स ऑन एयर होते हैं एंड यू श्योरली डोंट वांट टू मिस आउट ऑन एनी एपिसोड ऑफ दिस शो। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि अपना कनेक्शन इस चैनल के साथ जो है वो बनाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आपका और मेरा कनेक्शन मज़ीद स्ट्रांग हो सके। और अगर आपने इस कनेक्शन को मज़ीद नरिश करना है, फ्लरिश करना है, स्मूदन करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे साथ इंगेज हो। इंगेज कैसे होंगे? थ्रू कमेंट्स। ठीक है, तो कमेंट्स लाजमी कीजिए करें। अब मैं आप लोगों से बहुत सारे जो है थ्रू आउट द वीडियो जो है वो क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो मेक श्योर कि आप हर क्वेश्चन का जवाब दिया करें, अपना ओपिनियन मेरे सामने रखा करें सो दैट आई कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट या ओवरऑल जितनी भी क्रिकेट हो रही है इस दुनिया में। सबसे पहले तो बात करते हैं आज के बहुत सारे एस्पेक्ट को कवर करने वाले हैं। आज कोई भी ग्रुप स्टेज मैच नहीं था क्योंकि आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के ग्रुप स्टेज मैचेस हैव कम टू एन एंड। 34 मैचेस होते हैं टोटल, जिसमें से 30 मैचेस हो चुके हैं। अब 4 मैचेस रहते हैं जिसमें से एक क्वालिफायर होगा, 2 सेमीफाइनल्स होंगे, सेमीफाइनल नहीं कह सकते, प्लेऑफ्स होंगे और आखिरी जो होगा वो होगा फाइनल। अब देखते हैं क्या होता है। वेल, मुल्तान सुल्तान हैव गॉट एन एक्स्ट्रा चांस। ठीक है, अगर वो क्वालिफायर में हार भी जाते हैं सो दे विल बी हैविंग एन एक्स्ट्रा चांस। लेकिन ये है कि फिर एलिमिनेटर 1 और एलिमिनेटर 2 खेला जाएगा, फिर फाइनल की बारी आएगी। आपको क्या लगता है कि कौन सी वो 2 फाइनलिस्ट टीम होंगी? मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है पाकिस्तान सुपर लीग, क्योंकि अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग स्टेज पे आ गया और ये जो स्टेज है ये हमेशा से ही एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग रहती है। अब आज की जो वीडियो है इसमें हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहला एस्पेक्ट ये होने वाला है कि व्हाई इज देयर सो मच इंस्टेबिलिटी। देखिए, पहला तो एस्पेक्ट ये होने वाला है कि हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी क्यों है। हम अगर कोई एक फैसला करते हैं सो व्हाई आर वी नॉट एबल टू स्टिक टूवर्ड्स इट। हम क्यों उसको बार बार चेंज करते हैं? हम क्यों इतने ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल बन चुके हैं? व्हाई आर वी नॉट प्रिडिक्टेबल विद आवर सिस्टम, विद आवर मैनेजमेंट, विद आवर डिसीजंस दैट वी मेक। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये जो डिसीजंस होते हैं ये ग्लोबली देखे जाते हैं और जब कोई भी बाहर से मुल्क, जाहिर सी बात है एक मुल्क पे बाहर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। लोग हमें देख रहे होते हैं कि अच्छा ये फलाना बोर्ड, फलाना टीम क्या कर रही है। इतनी अगर इंस्टेबिलिटी होगी, अब आप देखिए अभी हमने अपना कैप्टन चेंज किया था टेस्ट का भी और T20 का भी, लेकिन नए चेयरमैन पीसीबी आए और फिर वो एक बार सोच रहे हैं कि एक टेस्ट का भी अलग से कैप्टन हो, T20 का भी जो है वो एक अलग से कैप्टन हो। ही सीम्स टू बी नॉट सेटिस्फाइड विद शान मसूद और विद शाहीन शाह अफरीदी। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो जो न्यूजीलैंड के साथ हमारा जो दौरा था T20 सीरीज़ का, वो बहुत बुरे तरीके से जो है उन्होंने उसका अख्ताम किया, एक बहुत ही बुरे नोट पे उसका एंड किया। और उसके बाद से जिस तरह से ही हैज़ बिन गोइंग अप इन द HBL PSL, जिस तरह से उधर उनकी फॉर्म जा रही है, टीम को वो उस तरह से अपलिफ्ट नहीं कर पा रहे। 10 मैचेस सिर्फ 9 मैचेस जो है, सिर्फ 8 मैचेस उन्होंने जीते हैं, सॉरी हारे हैं और एक जो है वो जीता है और एक उनका वैसे ही बारिश की नज़र हो गया था। तो ये एक बहुत ही पथेटिक परफॉर्मेंस होती है एज ए टीम। ठीक है, सिर्फ एक बॉलर ना होने की वजह से जब आपकी टीम इतने बुरे तरीके से फेल होती है तो फिर यू नीड टू रियलाइज द फैक्ट कि कहाँ पे आप गलत हो, कहाँ पे आप ठीक हो। तो देयर आर लाइक लॉट्स ऑफ फैक्टर्स टू कंसिडर। अब बात ये हो रही है कि नया कैप्टन आना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको ज़रा थोड़ी सी इनसाइड स्टोरी भी बताती हूँ कि एक्चुअल में हुआ है क्या। अब बात ये हो रही है कि शाहीन शाह अफरीदी को हटाकर मोहम्मद रिजवान को जो है वो हमारे T20 कैप्टन के तौर पे जो है वो इन किया जाए सिस्टम में। अब बेसिकली आप लोग कहेंगे कि मोहम्मद रिजवान का नाम तो पहले भी आया था लेकिन पहले उनको रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि बात ये हो रही थी कि वो साया कॉर्पोरेशन जो किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड है एंड ही विल नॉट बी एबल टू क्रिएट दैट यूनिटी विद इन द टीम और अपनी पॉलिटिक्स करते रहेंगे, जो कि ऑब्वियसली एक गलत इल्ज़ाम है। बट एट द एंड ऑफ द डे बाबर आजम के बाद मोहम्मद रिजवान हैज ऑलवेज बिन अ बेटर ऑप्शन। तो जब आपने एट द एंड ऑफ द डे कैप्टन चेंज ही करना था तो व्हाई डिड यू गो विद शाहीन शाह अफरीदी? क्यों गए आप उनके साथ? ना सिर्फ आपने अपना ग्लोबल इमेज खराब किया बल्कि अपने सिस्टम को भी एक बार फिर से आप खराब कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको इसकी कंफर्मेशन जाननी है तो फिर ये सोच लें कि अगर तो मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान HBL PSL सीजन 9 की ट्रॉफी जीत जाती है, दे आर एबल टू विन द ट्रॉफी,
तो फिर पक्का पक्का जो है आपके T20 के कप्तान जो है वो मोहम्मद रिजवान होंगे एंड शाहीन शाह आफरीदी विल बी सैक्ड एज आवर T20 कैप्टन। सो ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अगर आप चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल लाइक यूर सपोर्टिंग पेशावर ज़ल्मी, ठीक है, अगर बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी ट्रॉफी उठा देती है तो फिर ये भी हो सकता है कि बाबर आजम को ऑफर की जाए कप्तानी की, लेकिन आई डोंट थिंक सो दैट विल गो विद बाबर आजम, क्योंकि बाबर आजम हैज़ नाउ बिन इन आवर सिस्टम लाइक फॉर लाइक मोर देन 3 years, ठीक है। उन्होंने 2 T20 वर्ल्ड कप्स भी खेले, उन्होंने 2 एशिया कप्स भी खेले, एक जो है वो ODI वर्ल्ड कप भी खेला और साथ ही साथ उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी खेली। तो आई डोंट थिंक सो उनको अच्छा खासा टाइम दिया गया है। एंड मोर देन दैट, जस्ट इफ यू लाइक टॉक अबाउट एज एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, तो उन टर्म्स में अगर आप बात करो तो फिर आपको पता चलता है कि जब से कैप्टनसी हटी है तब से बाबर आजम हैज बीन कमिंग बैक टू हिज फॉर्म, और वो भी ज्यादा इंप्रूवमेंट के साथ। इट मीन्स कि वो सारा जो उनका पर प्रेशर था वो कैप्टनसी का था। देखिए लीग क्रिकेट में जो एक फ्रैंचाइज की कप्तानी करने में और नेशनल टीम की कप्तानी करने में जो है वो जमीन आसमान का फर्क होता है। जो प्रेशर होता है, जो सिचुएशन होती है, लीग तो आप सिर्फ ये है ना, ये आप कह सकते हो कि शुगर मेले के लिए खेलते हो, लेकिन जो नेशनल टीम है उसमें आपको अचीवमेंट्स अपनी टीम को दिलानी पड़ती हैं, जबरदस्त। इवन उसमें आपको इतना भी मार्जिन, अगर आप फॉर एग्जाम्पल इवन लाइक आप वर्ल्ड कप खेल के आ रहे हो, आप उसका फाइनल हार गए, लेकिन एटलीस्ट यू प्लेड द फाइनल, उस चीज का भी मार्जिन आपको नहीं मिलता, वो भी फिर आपको कहने लग जाते हैं चोकर्स, कैप्टन चेंज करो। तो फिर इस तरह का जो है वो स्मॉल डिटेल्स जो है उस चीज का आपने नोट रखा होता है। आई फील लाइक कि बाबर आजम को अगर कप्तानी की ऑफर मिल भी जाती है, मेरे पहले तो ये है कि वो शायद एक्सेप्ट ना करे, लेकिन अगर कर भी लेते तो मेरा ख्याल है नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नाउ एज अ प्लेयर ही इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। और मुझे ये लगता है कि कैप्टनसी का प्रेशर फिर आएगा, फिर उनको जो है वो बाबर आजम की वजह से हुआ है चैंट्स इस तरह के सुनने पड़ेंगे, और जो है फिर एक दफा फिर से उनकी मेंटल इलनेस, और फिर यू नो देयर आर लाइक लॉट्स ऑफ फैक्टर्स टू कंसिडर, तो वो फिर सारा सिनेरियो एकदम से फिर बनना शुरू होगा। तो आई फील लाइक कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है? डू टेल मी इन दी कमेंट्स बिलो। अब बात करते हैं अपने दूसरे एस्पेक्ट के बारे में। आपने देखा होगा कि कल जो है वो मुल्तान सुल्तान वर्सेस क्वेरा ग्लैडिएटर्स का मैच हुआ था, ठीक है, और उसमें एक हीटेड मोमेंट आपने देखा होगा कि जब जेसन रॉय आउट होकर जा रहे थे तो इफ्तिखार अहमद उनको देख रहे थे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अज्यूम कर लिया कि पहले इफ्तिखार शाहीन से लड़ा, अब जेसन रॉय से लड़ रहा है एक प्लेयर। तो मतलब इतनी मुश्किल से एक तो इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग में पार्टिसिपेट करते हैं, ऊपर से इफ्तिखार अहमद जो है वो उनसे लड़ने लगा है। तो भाई मैं आपको बताती चलूँ, जेसन रॉय, मतलब ये मैं अपनी तरफ से बात करें, लॉट्स ऑफ क्रिकेटर्स से द फैक्ट कि जेसन रॉय एज अ प्लेयर एज अ पर्सन इज वेरी रूड, ठीक है। और यहाँ पे गलती जेसन रॉय की थी। हालांकि मुझे नहीं समझ आ रही कि इफ्तिखार अहमद को 5% फाइन क्यों किया गया मैच फी का, मुझे बिल्कुल बेतुकी सी बात है। बट यहाँ पे गलती आई फील लाइक जेसन रॉय की ज्यादा थी। जेसन रॉय ने इफ्तिखार को कहा कि तुम मुझे क्या देख रहे हो, मुझे क्या देख रहे हो, व्हाई आर यू लुकिंग एट मी। अब जाहिर सी बात है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इफ्तिखार अहमद की थोड़ी सी जो अंग्रेजी है, जो उनकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हैं वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं, उस तरह से ही इज नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली, उनको उस तरह से अंग्रेजी आती नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंग्रेजी में उनको गालियां दे दी। अब वो इतनी गालियां बढ़ गई कि वो एक प्रॉपर फड्डा की फॉर्म में आ गई, वो चीज़, वो एक सिचुएशन जो थी वो एक फड्डे की फॉर्म में आ गई और लड़ाई हो गई। तो फिर जाके जो है वो बैठे हुए, फिर पता चला कि ये जेसन और इफ्तिखार का जो झगड़ा है ये नया नहीं है, ये ड्रेसिंग रूम में एक दफ़ा पहले भी हो चुका है। ना सिर्फ ये, पिछले सीजन में इनकी अनवर अली जो कि उस वक्त मुल्तान सुल्तान, इस सीजन तो वो उन्होंने आई फील लाइक कराची से खेला था, बट पिछले सीजन में उन्होंने मुल्तान से खेला था, और मुल्तान सुल्तान में भी अनवर अली से इनका झगड़ा हुआ था। तो मतलब अगर बात की जाए तो जेसन रॉय हर किसी से लड़ते हुए नजर आते हैं, और उनका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा जो है एग्रेसिव एंड ही इज़ अ वेरी एंग्री पर्सन। तो बात यही की जाती है, वसीम अकरम ने भी कहा कि जेसन रॉय को समझना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड द फैक्ट कि ही इज नॉट इन इंग्लैंड, या वो अपने सब कॉन्टिनेंट में, अपने रीजन में नहीं है, वो अपने पाकिस्तान में रहते हैं। सो ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड आवर कल्चरल वैल्यूज और सोशल वैल्यूज क्या है हमारी। हर किसी पे इस तरह से रूड नहीं हुआ जाता, गुस्सा नहीं हो जाता, थोड़ी सी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होती है, थोड़ा सी प्रोफेशनलिज्म भी होता है। आई डोंट नो प्लेयर्स या ऑन फील्ड आके क्यों बोल जाते हैं, पर वसीम अकरम ने बड़ी एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया इस पूरे वाक़ये को लेकर। उसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा सरफराज अहमद ने जो है वो एक बड़ी दुख भरी शायरी शेयर की थी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे रिसेंटली, जिसमें ही वाज आई फील लाइक टारगेटिंग क्वेरा ग्लैडिएटर्स के। उन्होंने कप्तान चेंज कर दिया और उनके साथ धोखा हुआ, एनईटीसी।
देखिए सबसे पहली बात तो ये कि धोखा तब होता है जब सरफराज अहमद को चांस नहीं मिलता। सरफराज अहमद को पूरा पूरा चांस दिया गया और उनको बैटिंग में भी चांस मिला, बट आप खुद देखो कि अगर एक बैटर इज नॉट एबल टू परफॉर्म और उसकी जगह पे डिजर्विंग लोग बैठे हुए, सो हु वुड यू गो फॉर? ठीक है, आप टीम खिदमत खल्क में तो चला नहीं रहे हो, आप टीम चला रहे हो तो यू वांट रिजल्ट्स, यू वुड वांट टू जनरेट आउटपुट आउट ऑफ इट। तो उसके लिए जरूरी है कि जितने भी थके हुए प्लेयर्स, अब मैं ये नहीं कह रही कि सरफराज अहमद बहुत थके हुए प्लेयर है, ही इज अ रियली गुड कैप्टन, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स बेहतर कर रहा है तो आप उसमें इनोवेशन लेके आओ। अब सरफराज अहमद जो बिल्कुल भी बैटिंग आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं उनको आप कैसे खिला सकते हो? ठीक है, या तो फिर अपने आप को वो एज एन ओपनर प्रमोट करें ताकि उनकी फॉर्म थोड़ी सी फ्लरिश हो सके और उनके लिए चांसेस बढ़ते जाएं। लेकिन अगर वो ऐसे बैठे रहे और गिले शिकवे करते रहे तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि उनसे फिर कुछ होगा नहीं, या होने इस तरह से जो है वो कुछ होता नहीं है। तो ये बड़ी एक इस तरह की कहानी है जो कि सरफराज अहमद को समझनी चाहिए, और इंस्टेड ऑफ लाइक ट्वीटिंग और शेयरिंग शायरी poetry on his Instagram stories, he should rather practice that what he is actually lacking at। ठीक है, आपको क्या लगता है? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो कि क्या इस तरह का सिनेरियो होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? उसके अलावा अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है आजकल, और वो ये है कि बाबर आजम किसको ओपन करना चाहिए T20 में पाकिस्तान के लिए। शुड इट गो लाइक मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, या फिर बाबर आजम और साइम अयूब, या फिर साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान? देखिए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान तो ओपन नहीं कर सकते, ठीक है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्यों नहीं कर सकते। रिजवान और साइम ने जो है वो ओपनिंग की थी न्यूजीलैंड की सीरीज में, बट आपने देखा कि जिस तरह से दे वर नॉट बीइंग अ गुड कपल, ठीक है, मतलब वो अच्छे से उस तरह से अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। साइम बार बार आउट, मतलब इस तरह से कि कंपैटिबिलिटी नहीं हुई। अब आपने देखा कि पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर जलमी की तरफ से बाबर और साइम ओपन करते हैं, एंड दीज टू बैटर्स अलोन स्कोर 60 to 70 रन इन द फर्स्ट 6 overs विच आर नोन टू बी पावर प्ले। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये जोड़ी परफेक्ट है व्हेन यू वांट टू यूटिलाइज एंड कैश योर पावर प्ले टू इट्स फुल एक्सटेंट। तो उसके लिए बाबर और साइम की जोड़ी से बेहतर कुछ भी नहीं है, और बाबर आजम ने इस चीज़ का इजहार भी किया है कि ही इज़ नॉट कंफर्टेबल एट बैटिंग ऑन वन डाउन, मतलब नंबर थ्री पोजीशन पे उनको बैटिंग करना अच्छा नहीं लगता, विच क्लियरली मीन्स कि वो एज एन ओपनर बैटिंग करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या बाबर आजम को एज एन ओपनर खिलाया जाता है T20s में या नहीं। आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि साइम ने अपनी जगह मनवाई है, अपने आप को प्रूव किया है और दिखाया है कि वो एक ज़बरदस्त किस्म का ओपनिंग बैटर हो सकता है जो टीम को एक अच्छा स्टार्ट दे, ठीक है, और टीम को एक बूस्ट दे, शुरू में उसकी बेस बना दे, ठीक है। और बाबर आजम के साथ उनके साथ अंडर परफॉर्म करके उनको मजीद कॉन्फिडेंस मिलता है, उनकी स्किल्स मजीद नरिश और फ्लरिश होती हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम और साइम अयूब की जोड़ी इज गोइंग टू बी द बेस्ट इन द टाउन। आपको क्या लगता है? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो, एंड विद दिस आई एम लाइबा वासी हु इज साइनिंग ऑफ राइट नाउ। थैंक यू सो मच।